हेलो, हाय, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल edu.पढ़ाई पर। तो व्यूवर्स, हमेशा की तरह मैं फिर से हूँ आप सभी के बीच एक बार फिर से सीटेट को टारगेट करते हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास के साथ। और आज के क्लास में मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ जो हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कि बच्चों में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ बाध्यता होती हैं, तो वो बच्चे किन कैटेगरीज में होते हैं। जो मैंने कैटेगरीज आपको पिछली क्लास में बताई थी, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि क्या क्या बेस है बच्चों में डिफरेंस के। तो आज मैं उन्हीं टॉपिक को थोड़ा और एक्सप्लोर करने वाली हूँ, उनको थोड़ा डीपली आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको टॉपिक के साथ साथ बताते चलूँगी। तो ये क्लास होने वाली है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। पूरे ध्यान से केयरफुली इसको आप समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि बच्चों में कई प्रकार की बाध्यताएं होती हैं। बाध्यता मतलब क्या होता है? तो बाध्यता मतलब जो बच्चे पढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं किन्हीं कारणों से। तो वो कारण कौन कौन से होते हैं? कुछ कारण होते हैं, वो कारण कौन कौन से थे? जैसे किसी बच्चों में शारीरिक परेशानी है, वो मैं आपको पिछली क्लास में बताए होंगे। कोई बच्चे क्या होते हैं, देखने में असमर्थ होते हैं, कोई सुनने में असमर्थ होते हैं, कोई बोलने में असमर्थ होते हैं, किनके बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ को भाषागत समस्याएं होती हैं। तो मैं वही आपको डिस्कस कराने वाली हूँ। सबसे मेरा पहला पॉइंट है शारीरिक रूप से जो बच्चे, मैंने आपको बताया था कि शारीरिक रूप से कुछ बच्चे असमर्थ होते हैं। और शारीरिक में भी जैसे मैंने बताया था, मेरा फर्स्ट पॉइंट है अस्थि बाधित बालक। अब ये अस्थि बाधित बालक क्या होता है? तो अस्थि वर्ड से आप समझ गए होंगे। अस्थि मीन्स होती है हड्डियां, इंग्लिश हम इसे बोलते हैं बोन्स। तो अब कुछ बच्चों में ये बोन्स की प्रॉब्लम होती हैं। बोन्स की प्रॉब्लम मतलब कि जैसे किसी बच्चों की आपने देखी होंगी हड्डियां क्या होती है, टेढ़ी होती हैं। किसी बच्चे की हड्डियां बहुत कमजोर होती है, इतनी कमजोर होती है कि बच्चा चल तक नहीं सकता, उसे किसी सपोर्ट की जरूरत होती है। आपने देखा होगा बैसाखी लेकर चलते हुए। या फिर किसी बच्चे के पैर की हड्डियां इतनी बहुत पतली होती हैं, तो इससे भी बच्चे क्या होता है, चलने में उसे प्रॉब्लम होती है, वो बिना सपोर्ट के चल नहीं सकता है। और सिर्फ पैर ही नहीं, हाथ की पीछे बैकबोन जो होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। तो ऐसे बहुत सारे हड्डियों में क्या होता है, बच्चों में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो इस बेस पर मैं अभी आपको बताऊंगी कि जिन बच्चों को बोन्स में प्रॉब्लम होती है, जो बच्चे अस्थि बाधित होते हैं, उनके क्या कारण होते हैं, उनके क्या परेशानी होती है, और हम उन बच्चों को कैसे डील करेंगे, कैसे उन्हें शिक्षा देंगे, वो मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं। जो बच्चे अस्थि बाधित होते हैं, यानी कि जिनके हड्डियों में परेशानी होती है, वो अस्थियां, जोड़ व मांसपेशियां सुचारू रूप से काम नहीं करती हैं। तो वैसे बच्चों में क्या होता है, अस्थियां, उनकी हड्डियां, जोड़, जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारी ये एल्बो बोन होती है, तो ये जॉइंट्स का काम नहीं करेगा। घुटने जो होते हैं हमारे, नी का जो जोड़ होता है वो ढंग से काम नहीं कर पाता है। मांसपेशियां अच्छे से नहीं वर्क करेंगी। अब मांसपेशियां अच्छे से वर्क नहीं करेंगी तो बच्चा क्या करेगा, उसको कुछ लिखने में, किसी चीज को पकड़ने में उसकी ग्रिप अच्छी नहीं होगी, पकड़ अच्छी नहीं होगी। तो ये सारी चीजें अच्छे तरीके से काम नहीं करती हैं। वस्तुओं को उठाने व रखने में कठिनाई, यानी कि अब अगर बच्चे की हड्डियां काम नहीं कर रही हैं अच्छे से, उसके जॉइंट्स अच्छे से मूव नहीं कर रहे हैं, बच्चा अपना हाथ ढंग से उठा नहीं सकता है, लिख नहीं सकता है, पैर से अच्छे से चल नहीं सकता है, तो ऐसे बच्चों को डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। और वो उसको चीज़ों को उठाने में, रखने में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर उसका हैंड काम ही नहीं कर रहा, उसका हाथ वर्क ही नहीं कर रहा है, तो वो किसी चीज़ को उठाकर प्रॉपरली उसे रख नहीं पाएगा। तो ये प्रॉब्लम होती है। अब हम देखेंगे कि हम ये बच्चे कैसे डील करते हैं, कैसे स्कूल में आते हैं। तो वो या तो नकली अंगों की सहायता लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा आर्टिफिशियल लेग या फिर आर्टिफिशियल हैंड लगाया जाता है। काफ़ी बच्चों को, काफ़ी बच्चों ही नहीं, अपने जो एडल्ट होते हैं उनको भी देखा होगा जो नकली पैरों के सहारे चलते हैं। उनके पैर अपने से नहीं चल सकते, लेकिन वो आर्टिफिशियल लेग्स उनके अटैच कर दिए जाते हैं और उसके थ्रू वो चलते हैं। या फिर हाथ भी नकली होता है, तो लेकिन वो आर्टिफिशियल जो अंग होते हैं हमारे, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनके थ्रू वो उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाता जितने अच्छे तरीके से हम ओरिजिनल हाथों और पैरों से कर सकते हैं। जरूर कुछ फर्क वहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो ये भी एक बच्चों की क्या है, असमर्थता ही है, बाधित है बच्चे। अब कारण क्या होते हैं इसके, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब बताऊंगी मैं कि क्या कारण होते हैं, क्या रीजंस होते हैं इसके पीछे। जो बच्चे अस्थि बाधित होते हैं, जिनके बोन्स में प्रॉब्लम होती है, उसके कुछ रीजंस होते होंगे। तो वो रीजंस क्या है वो अब हम समझेंगे। तो रीजंस होते हैं, जैसे कुछ बच्चे जन्मजात होते हैं। जब बच्चा गर्भ में होता है, प्रेगनेंसी के टाइम में, अगर जो बच्चे की माँ होती हैं वो ढंग से अपना खाना पीना, उन्हें जो भी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वो उनकी बॉडी में अगर नहीं जाता है, कैल्शियम नहीं जाता, आयरन नहीं जाता, ये सारी चीज़ें अगर मदर नहीं लेती है, माँ नहीं लेती है, तो बच्चे क्या होता है, बच्चा की डेवलपमेंट, ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं होती है। वोम के अंदर, गर्भ के अंदर बच्चे का अच्छे तरीके से विकास, वृद्धि नहीं हो रही होती है।
और ये भी एक रीज़न होता है बच्चे का जन्मजात ही क्या होना, अस्थि बाधित पैदा होना। बहुत सारे बच्चे हैं जो जन्मजात ही उनकी हड्डियाँ क्या होती हैं, उनकी हड्डियों में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और वो प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? क्योंकि जब बच्चा गर्भ में था तो उसका अच्छी तरीके से ख़्याल नहीं रखा गया, माँ का अच्छे तरीके से ख़्याल नहीं रखा गया, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया हो, जब वो बच्चा अभी गर्भ में था तभी माँ के साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया हो और बच्चे तक चोट पहुँच गई हो। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं जन्मजात होने के। नेक्स्ट है दुर्घटना। मान लीजिए बच्चा बिल्कुल अच्छे तरीके से पैदा हुआ था, नॉर्मल था, स्वस्थ बच्चा था, लेकिन बच्चा जब बड़ा हो रहा था तो उसी बीच में क्या हो गया, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया, कोई गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी, या फिर वो छत से गिर गया, सीढ़ियों से गिर गया और चोट बहुत ज़्यादा हो गई, बच्चा काफ़ी इंजर्ड है और उसके बोन्स में हड्डियाँ टूट जाती हैं ज़्यादातर एक्सीडेंट्स में। फिर बच्चा अगर कमज़ोर है, अभी अगर आप देखोगे जो नवजात होते हैं हमारे, वो अगर बेड पर से भी नीचे गिर जाते हैं तो उनको काफ़ी चोट पहुँचती है। क्यों? क्योंकि अभी बच्चे बहुत नाजुक होते हैं और उस टाइम पर उनका बहुत एक्स्ट्रा केयर देने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर उस टाइम पर बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, बच्चा गिर जाता है कहीं ऊँचाई से, बच्चे को काफ़ी चोट पहुँचती है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है बच्चे के अस्थि बाधित हो जाने का, यानी कि उसकी हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाने का। एक्सीडेंट्स में कई कई बच्चों के हाथ, पैर या फिर छत से गिर जाना, तो ये एक्सीडेंट्स के थ्रू भी क्या होगा, बच्चा अस्थि बाधित हो सकता है। नेक्स्ट है बीमारी। अब ऐसी कई बीमारियां भी होती हैं जो क्या करती हैं, बीमारियों से भी बच्चे की जो बोन्स होती हैं उस पर इफेक्ट पड़ता है और बच्चा अच्छी तरीके से अपना वर्क नहीं कर पाता है, उसकी हड्डियां क्या होती हैं, कमजोर होती जाती हैं और एक टाइम पर ऐसा हो जाएगा जब बच्चा बिल्कुल भी अपने उसके जो जॉइंट्स हैं, उसकी जो बोन्स हैं वो प्रॉपरली वर्क करना बंद कर देती हैं। तो इस स्टेज पर क्या होता है, बच्चा यहाँ पर भी क्या हो गया, डिसेबल्ड हो गया। और किस वे में डिसेबल्ड हो गया, तो बच्चा अब यहाँ से अपने बोन्स को यूज़ नहीं कर पा रहा अच्छी तरीके से, उसके बोन्स वर्क नहीं कर रही हैं प्रॉपरली। अब ऐसी स्टेज पे वो आ गया है, वो एक डिजीज़ के थ्रू, एक बीमारी के कारण। तो अब तो ये तो हो गया कि बच्चे के कारण हो गया कि हाँ बच्चे क्यों अस्थि बाधित होते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। अब उसके कुछ सॉल्यूशंस हम देखेंगे। अगर हमारे सामने कोई बच्चा ऐसा आता है जो अस्थि बाधित है, जिसके बोन्स में प्रॉब्लम है, तो हम उससे कैसे डील करेंगे, हम उसे स्कूल में कैसे एडजस्ट करेंगे। क्योंकि अगर बच्चा उसके पैरों में प्रॉब्लम है, बच्चा सीढ़ी चढ़ नहीं पाएगा। जो नॉर्मल बच्चे हैं, अगर उसका क्लास ऊपर है तो जो नॉर्मल बच्चे हैं वो तो ऊपर चढ़ जाएंगे सीढ़ियों के थ्रू, स्टेयर्स के थ्रू। लेकिन जो बच्चा हमारा अस्थि बाधित है वो कैसे जाएगा ऊपर, वो कैसे ऊपर चढ़ेगा। तो इसके लिए हमें अपने स्कूल से कुछ अरेंजमेंट्स करने चाहिए, कुछ तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे स्कूल का ऐसा होना चाहिए ताकि उस बच्चे को भी प्रॉब्लम ना हो। अब वो क्या, कौन से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि स्कूल में क्या होना चाहिए, रैंप होना चाहिए। रैंप क्या होता है, तो रैंप आपने देखा होगा, जो जैसे हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा ऐसे स्लोप होता है बच्चों के चढ़ने के लिए, उतरने के लिए, तो उस तरह का रैंप होना चाहिए ताकि ये जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो व्हील चेयर के थ्रू चलते हैं या फिर उनके थ्रू चलते हैं, उनको ईजी पड़े। वो स्टेयर से नहीं जा सकते, बट रैंप के थ्रू बच्चे वहाँ से जा सकते हैं, ईजिली अपने क्लासरूम से पहुँच सकते हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है सीटेट के एग्जाम में, कि जो बच्चे अस्थि बाधित हैं उनके लिए स्कूल में किसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और वहाँ पर नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन आपका रैंप वाला भी रहेगा। तो आपको रैंप आपके माइंड में सेट रखना है कि रैंप किस लिए हम यूज़ करते हैं, रैंप होना चाहिए स्कूल में। ये जो हमारे अस्थि बाधित बालक हैं उनके लिए स्कूल में रैंप होना जरूरी है। सेकेंड है वाटर टैप। वाटर टैप यानी कि अब जब हमारे स्कूल में पानी पीने का नल होता है, आपने देखा होगा, जो पानी का नल होता है वो इतनी ऊंचाई पर नहीं होना चाहिए कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो अपने व्हील चेयर से उनको ना मिल सके। यानी कि अगर हमारे नल ऊंचे रहेंगे स्कूल में तो जो नॉर्मल बच्चे हो तो खड़े होकर वहाँ से इजीली पानी ले सकते हैं, लेकिन जो बच्चे जिनको खड़े होने में प्रॉब्लम है, हमें उन बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए। हमारा वाटर टैप जो है वो इतने हाइट पर होना चाहिए ताकि नॉर्मल बच्चे तो कैसे भी ले लेंगे, बट जो हमारे डिसेबल्ड चाइल्ड हैं वो भी क्या करें, उनको भी पानी इजीली मिल सके। हमारी ऊंचाई उतनी ही होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए वाटर टैप जो इन बच्चों तक ना पहुंच सके। तो ऐसा होना चाहिए वाटर टैप जो जो इन बच्चों के भी पहुंच में हो। नेक्स्ट है लिफ्ट। लिफ्ट, अगर लिफ्ट ऐसा तो देखा नहीं गया, लेकिन अगर लिफ्ट हो स्कूल में तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि स्कूल में लिफ्ट है। क्यों? क्योंकि इससे जो हमारे वैसे बच्चे रहेंगे जिनको चलने में प्रॉब्लम है वो उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि वो लिफ्ट के थ्रू आ जा सकते हैं। प्लेग्राउंड, अब बच्चों को प्लेग्राउंड तक भी जाने देना चाहिए। बच्चों को प्लेग्राउंड में भी ऐसे स्पेस होना चाहिए कि जहाँ पर ये बच्चे भी अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकें, वो भी स्पोर्ट्स कर सकें। ऐसा प्लेग्राउंड में उनके लिए अरेंजमेंट होना चाहिए। तो ये था जो अस्थि बाधित बच्चे थे उनके बारे में
मैंने अभी तक आपको सब सारे कुछ बात बता दी। अब सेकंड है हमारा श्रवण बाधित। अब श्रवण बाधित क्या होता है? तो श्रवण बाधित होता है यानी कि ऐसे बच्चे जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम हो, सुनने में भी प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों को। तो ये भी चाइल्ड जो हैं, जो हमारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है, उन्हें हम बोलते हैं श्रवण बाधित बच्चे। अब श्रवण बाधित बच्चे क्या होते हैं? तो हमारे जो ईयर्स हैं, हमारे कान जो हैं, उनके सुनने की कुछ लिमिट होती है, कुछ क्षमता होती है। तो हमारे कानों के सुनने की क्षमता कितनी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हमारे जो कान है उनकी कैपेसिटी क्या है। तो उनकी कैपेसिटी है 0 से 140 डेसिबल। और ये डेसिबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि हम जो साउंड होता है उसको हम किस में मेजर करते हैं, किस में नापते हैं हम इसे। तो आपका जवाब होगा कि हम इसे नापते हैं डेसिबल में। और हमारे कानों की कैपेसिटी मैंने आपको पहले बताया कि कैपेसिटी हमारे कानों की होती है फ्रॉम 0 to 140 डेसिबल, यानी कि 0 से 140 डेसिबल तक हमारे कान सुन सकते हैं। लेकिन सुन सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप 140 डेसिबल पे सुनोगे। जो हमारा 85 डेसिबल से ऊपर के जो साउंड होता है वो हमारे लिए डेंजरस होता है। 85 डेसिबल से ज़्यादा कि वॉल्यूम में सुनना हमारे कानों के लिए डेंजरस हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कंटिन्यू 85 डेसिबल से ऊपर की साउंड आप सुन रहे हो तो उससे आपके कानों को डैमेज हो सकता है, आपके कान खराब हो सकते हैं। आप सुन सकते हो 140 तक, वो आपकी कैपेसिटी है, लेकिन कभी कभी। लेकिन अगर आप परमानेंट 85 डेसिबल से ऊपर की साउंड को सुन रहे हो तो वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। ये कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। अब जो बच्चे श्रवण बाधित होते हैं उनके क्या कारण है, क्यों बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम हो जाती है, उसके भी कुछ रीजंस हैं। तो वो रीजंस मैं अभी आपको बताऊंगी। रीजंस है, फर्स्ट है हमारा रुबेला। अब ये रुबेला क्या है? तो रुबेला वायरस होता है जो हमारे कानों में लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सुनने में प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को। कुपोषण, कुपोषण यानी कि जो बच्चे अच्छे से उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है बचपन से, उनके में क्या होता है, हियरिंग प्रॉब्लम आती है। जो उन्हें न्यूट्रिशन की जरूरत थी वो उन्हें नहीं मिल पाया, कुपोषण, तो इस वजह से उनको सुनने में प्रॉब्लम हो गई। संक्रामक या छूत रोग। अब ये संक्रामक या छूत रोग क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि बहुत लोगों के कान क्या होते हैं, बहते हैं। उनमें से कुछ वाइट लिक्विड टाइप का कान बहता है, और ये जो होता है संक्रामक होता है, यानी कि एक दूसरे से फैलने वाला। तो अब कुछ ऐसे जो एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी थी वो बच्चे को हो गई, किसी दूसरे बच्चे को हुई थी और उस बच्चे से ट्रांसफर होकर उस बच्चे को भी हो गई, दूसरे बच्चे को। तो ये भी रीजन होता है श्रवण बाधिता का। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस। अब ये मेनिंजाइटिस क्या होता है? तो मेनिंजाइटिस एक तरीके का फीवर होता है, यानी कि बुखार होता है। और ये इसका इफेक्ट होता है सबसे ज़्यादा हमारे ब्रेन को, हमारे सर में, जिसको हम दिमागी बुखार भी शायद बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस होता है वो भी इफेक्टेड होता है, इससे प्रभावित होता है। और इससे हमारे सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है या फिर चली जाती है पूरी तरह से। तो मेनिंजाइटिस भी आपको याद रखना। और एक होता है कर्णशोथ। तो ये सारी मैंने आपको बातें बता दी श्रवण बाधित है, जो बच्चों को हियरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों उनको कितना साउंड सुनना चाहिए, कितना साउंड नहीं सुनना चाहिए, क्या रीजंस हैं, हम कैसे डील करेंगे, वो श्रवण बाधिता के बारे में भी मैंने सारी चीज़ें बता दें। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेरा भाषागत समस्याएं। अब भाषागत समस्याएं क्या होती हैं? तो आपने देखा होगा कुछ बच्चों को लैंग्वेज बोलने में प्रॉब्लम होती है, वो भाषा बोलने में उनको दिक्कत होती है, वो हकलाते हैं या फिर गलत प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स को। आप देखते होंगे कि कई बच्चे क्या करते हैं, अच्छी तरह से बोल नहीं पाते हैं, वो गलत उच्चारण करते हैं चीज़ों का। तो ये बच्चे ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है, और हम इन बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, इसके बारे में अब बात करते हैं। तो ये देखिए कि कुछ बच्चों की आईक्यू एकदम कम हो सकती है, यानी कि भाषागत समस्याओं के अंतर्गत ये भी चीज़ आती है कि जो बच्चे का आईक्यू होता है, यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशेंट जो होता है, जो नॉर्मल चाइल्ड का क्या होना चाहिए, 90 to 110 होना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चों का क्या होता है, आईक्यू बहुत ज़्यादा कम होता है। बहुत ज़्यादा कम मीन्स 40 to 50, 50 to 60, 70 से अगर जिसका भी आईक्यू कम है उससे हम बोलेंगे कि वो आईक्यू बहुत कम है। तो कुछ बच्चों का आईक्यू बहुत कम हो सकता है, इस वजह से उनको भाषागत समस्याएं हैं। नेक्स्ट है शब्द भंडार सीमित व त्रुटिपूर्ण। शब्द भंडार यानी कि जो हमारी वोकेबलरी होती है, शब्दों का अगर हम कुछ बातें करते हैं तो हमारे पास शब्दों का भंडार होना चाहिए कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है। अगर हमें शब्द ही नहीं पता तो हम वाक्य कैसे बोलेंगे। तो बस कुछ बच्चों को क्या होता है, शब्द भंडार बहुत कम होता है, और इस वजह से बच्चों को अपने मन की फीलिंग्स दूसरों को बताने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उन्हें कोई शब्द ही नहीं मिलता है कि वो अपनी बातों को कैसे एक्सप्रेस करें। तो ये होगा कि बच्चों को
शब्द भंडार की कमी और त्रुटिपूर्ण, यानी कि त्रुटिपूर्ण बच्चे गलत शब्द भंडार रखे हैं, उनको वो सही सही बोलना नहीं आता है। अब इन बच्चों को हम शिक्षा कैसे देंगे? जो बच्चे हमारे भाषागत समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें हम शिक्षा कैसे देंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाती है। तो चलिए देखते हैं। शिक्षा, वे बालक जो बिल्कुल भी नहीं सुन सकते। अब ऐसे बच्चे जो बिल्कुल भी नहीं सुन सकते हैं, जो एकदम उनको कुछ सुनाई नहीं देता, उसको हम कैसे पढ़ाएंगे? तो उन्हें हम पढ़ाएंगे चिन्ह भाषा से। चिन्ह भाषा क्या होती है, आप समझते हैं? चिन्ह भाषा होती है, यानी कि कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनके थ्रू उन बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो सुन नहीं सकते पर देख सकते हैं। वो सुनेंगे नहीं पर देख कर चीज़ों को समझ सकते हैं। तो एक चिन्ह भाषा होती है, सिंबल लैंग्वेज होती है, और उन सिंबल्स के थ्रू उनको समझाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ पर भी आता है, ऐसे ऐसे वो लोग कुछ बोलते हैं, वो हम नहीं समझेंगे लेकिन वो लोग समझ जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसे शिक्षा दी जाती है, उनको ऐसे समझाया जाता है क्या, क्योंकि ऐसे कर रहा है तो इसका क्या मतलब है। आपने देखा होगा दूरदर्शन पर भी पहले आता था कि साइड में न्यूज़ चलता रहता था, लेकिन एक साइड में जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए वो लोग ऐसे ऐसे साइंस के थ्रू बोलते रहते थे, और ये लोग समझ भी लेते हैं। तो चिन्ह भाषा का हम यूज़ करेंगे वैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है ओष्ठ पठन। ओष्ठ पठन क्या होता है? तो ये होता है हमारा लिप रीडिंग। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कभी कभी बातें बोली जा रही है, क्लास लाइव चल रहा हो, और वहाँ पर क्या होता है, साउंड 1 सेकंड के लिए चला जाता है, लेकिन आप क्या करते हो, लिप रीडिंग कर लेते हो, यानी कि ओठ जैसे हिल रहा है उसको आप समझ जाते हो कि ये क्या बोल रही होंगी अभी। तो इससे हम बोलते हैं लिप रीडिंग। तो ये जो हियरिंग प्रॉब्लम्स वाले बच्चे होते हैं, ये लिप रीडिंग के थ्रू भी बातों को समझते हैं। वीडियो टिप्स, अब हम क्या करेंगे, बच्चों को वीडियो टिप्स भी दिखा सकते हैं। वो देखकर चीज़ों को समझेंगे, वीडियो के थ्रू हम क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे और उससे बच्चे समझेंगे। नेक्स्ट है शैक्षिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण, यानी कि उन्हें हम उनके इकोनॉमिक के लिए या फिर उनके व्यावसायिक रूप में उनको हम शिक्षा देंगे, ताकि वो क्या करें, अच्छी तरह से ट्रेंड करेंगे चीज़ों को समझने के लिए। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हियरिंग प्रॉब्लम्स जिन बच्चों में रहेगी उनको हम कैसे डील करेंगे, तो वहाँ पर आप कैसे डील करोगे, उन्हें चिन्ह भाषा के थ्रू पढ़ाओगे, उस पर्सन के थ्रू पढ़ाओगे, वीडियो टिप्स के थ्रू पढ़ाओगे, और उन्हें क्या करोगे, ट्रेनिंग दोगे, उनकी शैक्षिक, उनके एजुकेशनल व व्यावसायिक प्रशिक्षण आप उन्हें दोगे। ये हियरिंग इम्पेयर्ड बालकों के लिए ये सारी चीज़ें थी। अब नेक्स्ट है दृष्टि बाधित। अब दृष्टि बाधित बच्चे वो होते हैं जिन्हें आप ये नाम से समझ जाओगे, दृष्टि बाधित मतलब होता है जो बच्चों को देखने में प्रॉब्लम, जिनके आईज में कुछ प्रॉब्लम हो। दृष्टि बाधित मीन सिंपल, जिन्हें देखने में प्रॉब्लम होती हो। तो अब ये जो दृष्टि बाधित बालक हैं, अभी इनको देखिए, इनके लिए एक इंस्टीट्यूट है, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, और ये भी पूछा जाता है कि दृष्टि बाधित के बच्चों के लिए जो मेन केंद्र है वो कहाँ पर है। तो देखिए इनके लिए एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है NI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप यानी कि राष्ट्रीय संस्था है। ये किसके लिए, जो विजुअली हैंडीकैप्ड चाइल्ड है उनके लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट है। और ये कहाँ पर है, तो ये है देहरादून में। और ये आपको याद रखना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है देहरादून में। ये आपको याद रखना है, देहरादून। ये यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसका केंद्र पूछ दिया जाता है, इसके हेडक्वार्टर पूछ दिया जाता है कि ये कहाँ पर है, तो ये आप याद रखोगे। यह बच्चे मानसिक योग्यता की दृष्टि से सामान्य बालकों से कम नहीं होते। अब यानी कि जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, तो उनको आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये देख नहीं सकते हैं तो ये मानसिक रूप से भी क्या होंगे, नॉर्मल बच्चों से कमजोर होंगे। आप ये नहीं कह सकते हो, क्यों? क्योंकि इनकी बुद्धि जो होती है वो नॉर्मल बच्चों के जितनी ही होती है। ऐसा नहीं है कि जो हैंडीकैप बच्चे हैं जो देख नहीं सकते उनकी IQ कम हो, ऐसा नहीं जरूरी है। ये सामान्य बच्चों की तरह इनकी भी IQ होती है। उचित शिक्षा से IQ बढ़ता है। अब जो बच्चों को आप देखे होंगे कि जो बच्चे स्टार्टिंग से अच्छे स्कूल में पढ़ गए, उनको अच्छा एजुकेशन मिला, उनका IQ ऑटोमेटिकली डेवलप होता है, IQ उनका बढ़ते जाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा अच्छे घर में पैदा हुआ, उनको उसको सारी सुख सुविधा थी लेकिन उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, तो उसकी IQ नहीं बढ़ेगी। तो अच्छी शिक्षा यानी कि गुड एजुकेशन से भी क्या होता है, बच्चों का IQ बढ़ता है। नेक्स्ट है वस्तुओं का सही प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता। अब ये जो बच्चे हैं जो डिसेबल्ड है वो अच्छी तरह से चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, तो नॉर्मल बात है। अब ये मापन, अब इनका मापन कैसे होता है, तो स्नेलन चार्ट से इनका मापन करते हैं हम। ये भी आप टर्म ये भी इम्पोर्टेंट है, इनका मापन कैसे होता है, तो इनका मापन होता है स्नेलन चार्ट से। और यहाँ पर 200 से 220 तक दृष्टि एक्यूटी की जांच होती है। अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, आप ये देख लीजिएगा।
ये आप चीज़ों को इनको याद रखना है। अब नेक्स्ट है कारण। क्या कारण होता है दृष्टिबाधित बालकों को, जिनकी वजह से क्या होता है बच्चों को देखने में उनकी आईज में प्रॉब्लम क्यों हो जाती हैं, तो वो देखते हैं अभी यहाँ पर। इसका फर्स्ट कारण है ट्रैकोमा, सेकंड है ग्लूकोमा। अभी ट्रैकोमा और ग्लूकोमा क्या है, तो ये आंखों की बीमारी होती है, डिजीज होती है। ये आंखों की क्या है, डिजीज है। और इस डिजीज से क्या होता है, इससे बच्चों की देखने की पावर कम हो जाती है, या फिर ग्लूकोमा के कारण तो खत्म भी हो जाती है, वो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं बच्चे। तो ये जो डिजीज है, तो ट्रैकोमा और ग्लूकोमा, इसके कारण भी बच्चों की देखने की क्षमता चली जाती है। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक दवाइयों का प्रयोग। अब बहुत ज़्यादा अगर कोई बच्चा एंटीसेप्टिक मेडिसिन ले रहा है, बहुत ज़्यादा एंटीसेप्टिक मेडिसिन ले रहा है, या आपने सुना होगा एंटीसेप्टिक डॉक्टर्स हमें देते हैं, तो वो एंटीसेप्टिक किसी भी चीज़ की एक एग्जैक्ट एक पर्याप्त मात्रा होती है। अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लेने लगें, कोई भी चीज़ जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी भी है, लेकिन अगर हम इसे बहुत ज़्यादा लेने लगेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है। तो ऐसे ही है एंटीसेप्टिक दवाइयों का प्रयोग। अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीसेप्टिक दवाइयाँ ले रहे हो, तो इससे भी देखने की जो पावर है, देखने की कैपेसिटी है, वो खत्म हो जाती है, फिर कम हो जाती है। नेक्स्ट, गर्भ में गलत दवाइयों का प्रयोग। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी टाइम में वो कुछ ऐसी मेडिसिन ले लेती है जो उसके बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, और बच्चा गर्भ में से क्या होता है, उसको ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी कि बच्चा देखने में अक्षम हो जाता है। तो प्रेगनेंसी में अगर कुछ गलत मेडिसिन मांग ले रही है, तो उसका भी असर बच्चे की देखने की क्षमता पर पड़ता है। सेकंड है, नेक्स्ट हमारा कि पढ़ने का गलत तरीका। अब पढ़ने का गलत तरीका भी क्या होता है, इसकी वजह से बच्चों को देखने में प्रॉब्लम होती है। अब पढ़ने का गलत तरीका क्या होता है, तो आपने देखा होगा कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बुक लेकर बिल्कुल ऐसे उसमें एकदम डूब जाते हैं बुक में, जबकि बुक क्या होनी चाहिए आपकी, ऐसे कुछ डिस्टेंस पर होनी चाहिए बुक, और तब बच्चों को पढ़ना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसे बुक को पास में करके तब पढ़ते हैं, तो इसकी वजह से भी क्या होती है, बच्चों में आइज में प्रॉब्लम हो जाती है। तो पढ़ने का गलत तरीका होता है, जो बच्चे एकदम ऐसे बुक सटा कर आँखों में पढ़ते हैं, ये पढ़ने का गलत तरीका होता है, और इस वजह से भी बच्चों को आई साइड में प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट है दुर्घटना। अब दुर्घटना जैसे एक्सीडेंट, अस्थि तो मैंने बताया था कि एक्सीडेंट्स के थ्रू बच्चे अस्थि बाधित होते हैं, वैसे ही दुर्घटना से बच्चों को आंखों में भी प्रॉब्लम हो जाती है। अब कुछ नुकीली शार्प ऑब्जेक्ट अगर बच्चों के आंखों में लग गए, तो इससे क्या होगा, बच्चे की देखने की पावर खत्म हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। तो एक्सीडेंट के थ्रू भी बच्चों में ये आई प्रॉब्लम आ जाती है। अब बात आती है कि इन बच्चों को, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, उन्हें हम शिक्षा कैसे देंगे, उन्हें हम पढ़ाएंगे कैसे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि हम दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षित कैसे करेंगे, उन्हें हम कैसे पढ़ाएंगे। चलिए अब देखते हैं उन्हें शिक्षा कैसे देंगे। तो हम ये जो दृष्टिबाधित बालक हैं, इनके लिए एक अलग से लिपि क्या होती है, तो लिपि आप सबको पता होगा, किसी भाषा को लिखने के ढंग को ही क्या बोलते हैं, हम लिपि बोलते हैं। तो एक लिपि इन बच्चों के लिए बनाई गई, जो दृष्टिबाधित बच्चे थे उनके लिए एक अलग तरह की लिपि बनाई गई। अब वो लिपि क्या है, तो उस लिपि को हम कहते हैं ब्रेल लिपि। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रेल लिपि किसके लिए होती है, तो ब्रेल लिपि होती है जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि होती है। और ये डिपेंड करती है, ये बेस्ड है 6 डॉट्स पे, ये 6 डॉट्स पे डिपेंड करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि जो ब्रेल लिपि होती है, ये कितने पॉइंट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, इसको लिखने के लिए कितने पॉइंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए 6 डॉट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, 6 डॉट्स होते हैं ब्रेल लिपि के अंदर। फिर ये तो हो गया ब्रेल लिपि। और इसके बाद, और इसके इन्वेंशन को बनाने वाले कौन थे, तो इसको बनाने वाले थे लुइस ब्रेल। अब इसकी एक स्टोरी है, वो स्टोरी मैं आपको आज नहीं बताऊंगी, फिर कभी मैं बताऊंगी आपको स्टोरी। लुइस ब्रेल ने ये लिपि कैसे बनाई थी और क्यों बनाई थी। लुइस ब्रेल जो खुद वो क्या थे, डिसेबल्ड थे, उनको देखने में प्रॉब्लम थी, क्योंकि बचपन में उनके क्या थे, कोई शार्प ऑब्जेक्ट उनकी आंखों में चला गया था, इस वजह से उनकी आई साइट एकदम खत्म हो चुकी थी, वो बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। उन्होंने बनाया था, लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि बनाया था, तो उनके ही नाम पर इसका नाम ब्रेल लिपि पड़ गया था, और उन्होंने यूज़ किए थे 6 डॉट्स इसको बनाने में। नेक्स्ट है बोलने वाले कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर आपने देखे होंगे, कई कैलकुलेटर क्या होते हैं, बोलते हैं, तो इन कैलकुलेटर का यूज़ करके ये बच्चे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कुर्जवेल पढ़ाने वाली मशीन। एक मशीन होती है कुर्जवेल। कुर्जवेल मशीन जो होती है वो क्या करती है कि जो भी प्रिंटेड मटेरियल होता है, जो छपी हुई सामग्री होती है, उसको वो इंग्लिश में बोलती है, इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोलती है। जो कुर्जवेल मशीन होती है बहुत हेल्पफुल होती है ऐसे बच्चों के लिए। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है कि जो भी प्रिंटेड मटेरियल रहेगा आपके बुक में, उसको क्या करेगी, ये मशीन ट्रांसलेट करेगी इंग्लिश में, और फिर वो आपको बोल कर बताती है कि क्या क्या प्रिंटेड है बुक में। और इसके थ्रू क्या करते हैं, बच्चे देख नहीं सकते पर सुन सकते हैं, तो सुनकर पढ़ लेते हैं।
नेक्स्ट है सामाजिक कौशल का विकास, व्यावसायिक निर्देशन। अब इन बच्चों को भी क्या करेंगे, हम इनमें सोशल स्किल्स को डेवलप करेंगे और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी देंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चे सोशल स्किल्स अगर उनमें आ गया, व्यावसायिक कौशल आ गया, तो बच्चे अपने डिसेबिलिटीज़ को भूल कर क्या करेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा, जो हमारा अभी IAS पीसीएस का रिजल्ट है, उसमें बहुत बहुत लोग थे जो डिसेबल्ड थे। एक आई होप शायद पीयूष नाम था, उन्होंने, आप देखा होगा कि वो डिसेबल्ड थे, उनके दोनों हाथ, एक हाथ नहीं था और दो पैर नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने क्या किया, IAS पीसीएस क्वालिफाई किया और अभी PCS बने हुए हैं, वही IAS बने हुए हैं, कुछ ऐसा ही है। तो जगह बच्चों को हम एजुकेशन देते हैं अच्छी तरीके से, तो ये जो डिसेबल्ड चाइल्ड हैं वो भी क्या करेंगे, वो अपनी डिसेबिलिटीज़ को भूल कर एक बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे, बहुत आगे जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की क्लास। अगर आपको इससे थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।